दोस्तों जय हिंद। हम लोग आज फिर आगे बढ़ते हैं अपने 15वें लेक्चर में मूल विधि की। अब देखिए, आज बात करेंगे जो चैप्टर 6 है, ठीक है, उस पे बीएनएस में जो चैप्टर 6 है उस पे बात करेंगे। ये आईपीसी में 16वें नंबर के चैप्टर पे था, लेकिन अभी आपको बीएनएस में 6 नंबर का जो चैप्टर है उसको ध्यान रखना है क्या, कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले जो अपराध हैं उनके विषय में बात की गई है। यानी आप ऐसा कोई काम करते हैं जो कि डायरेक्ट जो है किसी के बॉडी को दिक्कत करती है, हानि में ला देती है, ठीक है। यानी किसी को एक डंडा मार दिया, चाकू मार दिया, ठीक है, बंदूक से गोली मार दी, तो एक तरह से कहने का मतलब कि अटैक और जो है मर्डर वाली प्रावधान इसमें है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, कितने चैप्टर में, 6 चैप्टर में है बीएनएस के। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बात की जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप बिल्कुल इसको, कि मानव शरीर पर प्रभाव, ठीक है। अब देखिए, बीएनएस का जो सेक्शन 100 है, ठीक है, बीएनएस की धारा 100, वो किस पे बात करती है, आपराधिक मानव वध, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड बोलते हैं, इंग्लिश में ही लिख के मैक्सिमम एज इट इज आ सकता है, कल्पेबल होमिसाइड। तो कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानव वध का मतलब क्या है, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, और उसने जो है किसी को धक्का दिया, ठीक, ऐसे जगह धक्का दिया जहां के सामने जो है सरिया वगैरह जो है निकले हुए थे, और उसमें जाके उसको पूरा जो है सरिया अंदर तक आर पार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई, ठीक। तो वहां वो जानता था कि धक्का देने से मृत्यु हो सकती है। ऐसी चीजें जो है क्या कहलाएंगी, आपराधिक मानववध। यानी कहने का मतलब किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कार्य, ठीक है, जिसमें उसका जानबूझकर भी हो सकता है और बिना जाने बुझे भी हो सकता है, कि जो है उसको पता था कि ऐसा करने से उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे जो है कार्य को बोला जाएगा आपराधिक मानववध, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है जिससे सामने वाले की मृत्यु हो जाती है, और वो पता था उसको कि ऐसा करने से उसकी मृत्यु हो सकती है। शक्ति वाला कॉन्सेप्ट है। अगर उसको श्योर पता है कि ये जो है मर जाएगा हमारे इस काम से, तो वो मर्डर हो जाएगी, लेकिन उसको पता है कि ये हो सकती है, बच भी सकता है, हो भी सकती है, तो ऐसे में जो है क्या हो जाएगा, आपराधिक मानववध, समझे। तो आपराधिक मानववध का मतलब ही यही है। क्या है ये, ऐसा कार्य, ऐसा कार्य जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, ठीक है। कोई कार्य किया जा रहा है, उसमें हो सकता है जानबूझकर भी हो और बिना समझे। तो ये दोनों कंडीशन जो है अप्लाई होती है आपराधिक मानववध पे। अच्छा, इसको मर्डर नहीं कहेंगे। मर्डर का मतलब वो हो गया कि किसी को जो है हमने मार दिया, और इरादतन मारा, मेन क्रिया उसमें थी कि मैं मारूंगा उसको बंदूक से, ठीक है, गन से मारूंगा और वो मरेगा। अब यहाँ पे समझिए कि जो है लड़ाई हो रही है दो लोगों में, ठीक है। एक व्यक्ति है श्याम, एक मोहन। श्याम ने इसको डंडे से मारा, ठीक, डंडे से मारा और सिर पे मार दिया, सिर पर मारा, डंडे द्वारा सिर पर मारा। अब उसमें जो है क्या हुआ, मोहन की मृत्यु हो गई। क्योंकि जो है श्याम को पता था कि अगर सिर पे मारा जाएगा तो हो सकती है, एकदम होगी कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, हो सकती है, यानी कि आपराधिक मानववध हो गया, ठीक है। तो इस चीज को जो है ध्यान रखिएगा। तो समझिए इस बात को। अब इसमें क्या है कि ऐसा कोई कार्य जिससे किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, जान चली जाएगी तभी मानववध कहा जाएगा। लेकिन वो जो है जान चली जाने वाली जो केस है ना, वो मतलब जानबूझ के भी हो सकता है और अनजाने में भी हो सकता है। हो सकता था कि उसको ये चीज है कि उसके कार्य करने से ये पता था कि हो सकती है, ठीक है, होगी नहीं। अगर यही क्लियर हो जाए कि होगी, यानी उसकी मृत्यु होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे मर्डर, हत्या। तो देखिए, हत्या जो है छोटा गोला हो सकता है, और ये आपराधिक मानववध बड़ा गोला हो सकता है, आपराधिक मानववध, ठीक है। अब ये समझिएगा, सभी हत्या आपराधिक मानववध हो सकती है। जितनी सारी हत्या, मर्डर, सभी हत्या जो है, इस गोले का मतलब रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि सभी हत्या आपराधिक मानववध हो सकती है, लेकिन सभी मानववध
हत्या नहीं हो सकती है, ठीक है। सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं हो सकती। मान लीजिए किसी को ठीक है दिल में छेद है, मान लेते हैं किसी के दिल में छेद है, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जांपल लीजिए कि किसी को जो है कहीं चोट लगी हुई थी, ठीक है, पेट वगैरह में, और वहीं पे जो है कोई व्यक्ति जो है जोर से मार दिया, एक एक घुसा मार दिया। अब ऐसे में क्या है, उससे उसकी जो है मृत्यु हो सकती थी, तो ये चीज कहलाएगा आपराधिक मानववध, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने बंदूक से मार दिया तो उसकी मृत्यु होनी ही है, तो वो कहला जाएगा हत्या। अब आपराधिक मानववध इसलिए बड़ा है क्योंकि उसमें व्यक्ति, ठीक है, मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता है, लेकिन हत्या में मरेगा ही मरेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हत्या जो है गंभीर मामला है। हत्या कौन सी मामला है? गंभीर मामला है। आपराधिक मानववध सामान्य मामला है, ठीक है। यानी आपराधिक मानववध के अंदर ये हत्या आ जाएगी। क्लियर है? इसको मिटाते हैं, फिर आगे बात करते। देखिए दोस्तों, यह एक मामला था केएम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो केएम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य में यही मामला सामने आया कि जो नानावती थे, नेवी ऑफिसर थे। आपने रुस्तम मूवी देखा होगा, इसी से मिलता जुलता पूरी कहानी है, ठीक है, उसी को बेस बना के बनाया गया था। तो ये जो नानावती थे, उनकी जो बीबी थी, उनका अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, ठीक है। अब उनकी बीबी उनसे बता देती है कि मेरा अफेयर उनके साथ है। अब ये जो है क्या करते हैं, ये जाते हैं अपने शिप पे, ठीक है, अपने जहाज पे जाते हैं, वहां से पिस्टल उठाते हैं और उसके घर जाते हैं, ठीक है। उसका जो अफेयर चल रहा था उस व्यक्ति के घर जाते हैं, वहां पे उससे बातचीत होती है और उसके बाद उस पर गोली चला देते हैं। तो ये मामला आता है महाराष्ट्र जो है राज्य के पास, केस आती है न्यायालय में कि ये जो इन्होंने किया है वो गुस्से में किया है, ये कल्पेबल होमिसाइड है, ना कि मर्डर है, ठीक है। मामला यही आया था कोर्ट के सामने। कोर्ट में बोला गया कि इन्होंने गुस्से में उसके ऊपर जो है बंदूक चला दी, इनका इरादा जो है मारने का नहीं था, हाँ इससे मौत हो सकती थी ये इनको पता था, ठीक है। तो कल्पेबल होमिसाइड का जो है कवर किया गया था इसमें। कोर्ट ने फाइनली जो है बोला कि नहीं, ये मामला जो है इससे नहीं जुड़ा हुआ है, कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, ठीक है। एक टर्म आई, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, ठीक है। गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, इसका मतलब यह था, कोर्ट ने कहा कि वो मामला जो है उन्होंने अचानक गुस्सा होकर नहीं किया है, उनको बाकायदे पता था, ठीक है, क्योंकि मुझे उसको मारना ही है। वो जो है गए, अपना पिस्तौल निकाले और फिर उसके घर पे गए, तब मारे। अगर ये इनकी बीवी जब इस बताई इनको और वो एट द टाइम उसी समय जो है जाते, ठीक है, और गुस्से में मारते, तब उसको बोला जाता कि जो है कल्पेबल होमिसाइड थी, ठीक है। लेकिन इसको बोला गया मामला को गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, ये वाला केस था ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। इससे क्या है, कोर्ट ने बोला कि ऐसे कंडीशन में भी जो है होमिसाइड तब मानी जाएगी जब व्यक्ति डायरेक्ट जो है उस पर अटैक करे, ये नहीं कि पहले जो है जाए पिस्टल उठाए तब मारे, ठीक है। तो यहां से बस आप याद रखिएगा, केएम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य से एक टर्म निकल के आती है, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन। इसमें की गई कार्य, ठीक है, हत्या मानी गई, हत्या होगी, ठीक। लेकिन कब? दोनों कंडीशन है इसमें, होमिसाइड भी होगी। तो ऐसे अगर सवाल आ जाए कि केवल, तो ऐसे सवाल यही आएगा कि गंभीर एवं अचानक प्रकोपन किससे जुड़ा है, तो नानावती केस से। लेकिन अगर कहीं सवाल यह आ जाता है कि एक केस बना के कि ए और बी दो दोस्त हैं, ठीक है, बी को किसी सी ने जो है पकड़ लिया है और बहुत मारा है, फिलहाल उसकी जो है इलाज चल रही है हॉस्पिटल में। ए को पता चलता है, वो जाके डायरेक्ट जो है सी को मारता है, तो ये क्या कहलाएगा? गंभीर एवं अचानक प्रकोपन। इसमें क्योंकि उसने बदले में जो है गुस्से में मारा है, ठीक है। अब यहाँ कोर्ट देखेगी कि क्या बदला लेना चाहता था कि अचानक गुस्से में गया था। अगर गुस्से में जो है जाके मार रहा है तो होमिसाइड मानी जाएगी, अगर बदले के भावना से मारी जा रही है तो वो मर्डर मानी जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से बस यही चीज समझिएगा, ये वाली पॉइंट जो है आने की चांसेस नहीं है। ये गंभीर एवं अचानक प्रकोपन का जो है शब्द कहां से आया था? केएम नानावती वाद से। अच्छा, एक केस और देख लेते हैं, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य। ये मामला है आईपीसी के 303 धारा की,
आईपीसी का 303 जो धारा था वो बोलता था कि यदि कोई व्यक्ति कोर्ट द्वारा जो है आजीवन कारावास उसको दे दी गई है, ठीक है। आजीवन कारावास देने के बाद वो जो है जेल में ही क्या करता है, किसी और की हत्या कर देता है, ठीक है। आजीवन कारावास काट रहा है जेल में और उसने जो है किसी और की हत्या कर दी। तो ऐसे में जो है उस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती थी, ठीक है। ऐसे में क्या होता था, उस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती थी। यही चीज बीएनएस में समाप्त कर दी गई है, बीएनएस में ये समाप्त हो गई है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। मिट्ठू सिंह केस को उसी समय फिलहाल जो है सरकार ने समाप्त कर दिया था, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था, असंवैधानिक, ठीक है। तो किस बेस पे असंवैधानिक घोषित किया था? अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन के आधार पे। जीवन जीने का अधिकार, तो इसलिए आप फांसी नहीं दे सकते। और 14 समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, यानी उसको जो है अपना पक्ष रखने का जो है मौका दिया जाए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसने किसी का मर्डर किया, हो सकता है किसी जो है कोई व्यक्ति उसको मार रहा हो, ठीक है, और अपने प्रोटेक्शन में किया हो, तो ऐसा चीजें हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए जो है बोला गया कि नहीं, इसको जो है असंवैधानिक घोषित किया था कोर्ट ने, ठीक है। कब? आईपीसी की धारा 303 वाली मिट्ठू सिंह वाले केस से, ठीक। तो समझ में आई होगी बात। आईपीसी की जो धारा 303 थी उसको 1983-84 में ही असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। किस बेस पे? इसमें यह बात बोली जाती थी कि अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के अधीन होते हुए किसी की हत्या करेगा तो उसे अनिवार्य रूप से मृत्यु दंड दी जाएगी, ठीक है। एकदम फिक्स था कि उसको जो है मृत्यु दंड दे ही दी जाएगी। तो इस चीज को कोर्ट ने 14 और 21 का उल्लंघन माना था। उसके आधार पे जो है क्या किया था, इस मामले के तहत, मिट्टू सिंह वाले मामले के तहत इसको असंवैधानिक घोषित किया था। तो जो अभी 2023 में बीएनएस की जो बनी है धारा, तो उसको एक बीएनएस की धारा 104 में इसको थोड़ा सा सुधारा गया है, ठीक है। जैसे बीएनएस की जो धारा 104 है वो इस पे बात करती है कि कोई व्यक्ति जो कि आजीवन कारावास काट रहा है, आजीवन कारावास काट रहा है, अगर वो किसी की हत्या कर देता है, ठीक है, अब ये हत्या कर देता है तो उसको बोला गया है कि उस व्यक्ति को या तो आजीवन कारावास, ठीक है, आजीवन कारावास या फिर मृत्यु, आजीवन कारावास या मृत्यु, या फिर शेष प्राकृत, शेष प्राकृत जीवन काल तक कारावास दी जाएगी। अब वो दंड के अपराध के ऊपर मतलब जो है कहने का मतलब कि जो अपराध किया है उसकी मात्रा के ऊपर निर्भर करता है कि उसको क्या जो है सजा मिलेगी। तो इसको जो है असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि बीएनएस 104 पूरा सोच समझ के बनाया गया है। इसमें क्या था कि अनिवार्य रूप से मृत्यु दंड दे दी जाएगी। तो आईपीसी धारा 303 असंवैधानिक घोषित हो चुकी थी पहले ही, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आजीवन कारावास वाला व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो हो सकता है कि जेल में उस पे जो है उससे, जेल में अक्सर क्या होती है, आप देखते होंगे मूवी वगैरह में, एक दूसरे को लोग पीटते रहते हैं। उसका किसी का जो है अच्छा खाना है तो जो है बना हुआ है तो उसका खाना छीन लिया, खाने नहीं दिया, कहीं सोने नहीं दिया। तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति, ठीक है, त्रस्त होकर किसी व्यक्ति से उस पर अटैक भी कर सकता है, या फिर कोई उसको मार रहा हो तो अपने डिफेंस में वो उसको मार भी सकता है, ठीक है। तो ऐसे में जो है यहाँ पे क्या किया गया है कि यदि कोई आजीवन कारावास वाला काट रहा व्यक्ति, आजीवन कारावास को जिसके सजा मिली है और वो व्यक्ति जेल में किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो ऐसे कंडीशन में उसको, ठीक है, जो दंड मिलेगी वो तो मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है, हो सकता है आजीवन कारावास मिले, या तो शेष प्राकृत जीवन काल तक कारावास मिले। तो ये चीज हमको समझना है, शेष प्राकृत जीवन काल क्या है, ठीक है। शेष प्राकृत जीवन काल, तो शेष प्राकृत जीवन काल का मतलब आप समझिएगा, कोई व्यक्ति जिसको आजीवन कारावास मिली है उसको अच्छे बिहेवियर होने पे 14 वर्ष के बाद रिहाई दी जाती है, समझे। यानी 14 वर्ष के बाद, या फिर 14 वर्ष
कह लीजिए 10 वर्ष, 11, जो सरकार को लगे, ठीक है। इसे मिनिमम इसको जो है रखा गया कि 14 वर्ष के बाद ही रिहाई दी जाएगी। तो 14 वर्ष के बाद वाला जो अगर रिहाई वाला लाभ है, उस व्यक्ति को वो नहीं मिल पाएगा। यानी कि अब उसको पूरी जो है जीवन क्या करनी पड़ेगी, आजीवन कारावास काटनी पड़ेगी, ठीक है। तो शेष प्राकृत जीवन काल तक कारावास का मतलब ये है कि जो 14 वर्ष वाली जो रिहाई मिलनी थी उसको, ठीक है, रियायत मिलनी थी, वो अब नहीं मिलेगी। अब जब तक जिंदा रहेगा, जब तक जीवन है, ठीक है, जब तक जीवन है तब तक वो जो है जेल में ही रहेगा। यही चीज है शेष प्राकृत जीवन काल, ठीक है। आगे बात करते हैं इसको। देखिए, आईपीसी की जो धारा 340 का ख था, 340 की बी, वो अभी बीएनएस में 80 हो गई है, ठीक है। और इसमें प्रावधान क्या था, दहेज मृत्यु, एक वर्ड थी दहेज मृत्यु दंडनीय अपराध है, और उसके लिए सजा का प्रावधान दिया गया था कि मिनिमम 7 वर्ष की सजा होगी किसी को, और मैक्सिमम आजीवन कारावास हो सकता है। वो निर्भर करेगा कि दंड की प्रकृति कितनी है। अब आप समझिए, दहेज मृत्यु का मतलब दहेज के लिए मृत्यु, ठीक है। दहेज मृत्यु का मतलब दहेज के लिए मृत्यु, यानी किसी भी महिला का समझिए अगर मृत्यु किया गया है, ठीक है, दहेज के लिए, तो उसमें जो सजा का प्रावधान है, दंड है, वो अभी बीएनएस में भी वही है सेम, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम कितना है, 7 ईयर, और मैक्सिमम कितना है, आजीवन कारावास। क्योंकि ये हत्या है तो मर्डर भी फांसी भी दी जा सकती है। वो अब निर्भर करता है कि किस पे जो है कितना मात्रा तक जो है उसने जो है कौन कौन सी जो है एक्ट के तहत या कौन कौन सी धारा के तहत उसने अपराध किया है, ठीक है। फिलहाल दहेज मृत्यु में ये वाली प्रावधान है। 7 साल वाला पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कितने साल की कैद की व्यवस्था है, तो 7 साल की, ठीक है। अच्छा, दहेज मृत्यु से रिलेटेड एक चीज आप समझिएगा, ठीक है, वो ये है कि अगर ये मृत्यु विवाह के 7 ईयर के भीतर हुई हो, अगर ये मृत्यु दहेज मृत्यु का मामला तभी जो है लगता है जब जो है विवाह के 7 साल के भीतर दहेज के मांग के कारण हुई हो। और सामान्य मृत्यु छोड़ के, सामान्य मृत्यु छोड़ के, यानी कि कोई महिला अपने किसी रोग के कारण या फिर जो है नेचुरल डेथ हो गई, मान लीजिए सोई रही, रात में हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, तो हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, इन सब चीजों को छोड़ के, अगर सामान्य मृत्यु को छोड़ के अन्य किसी परिस्थिति में उसकी मृत्यु होती है महिला की, कब, 7 ईयर, विवाह के 7 ईयर से अंदर, तब ये वाली मामला सामने आ जाती है और ये केस मजबूत हो जाती है, ठीक है। तो ये दहेज मृत्यु वाला आरोप उस पर लगा दिया जाता है व्यक्ति पे, व्यक्ति के परिवार पे भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ से 7 ईयर वाला प्रावधान पूछा जाता है। एक चीज और पूछी जा सकती है, ऐसे मामले में जो विवेचना करेगा ना, ऐसे तो मैक्सिमम चीजों का विवेचना जो है कौन तैयार करता है, दरोगा ही करता है, लेकिन इसमें डिप्टी एसएस, सॉरी एसएस बोल रहे हैं, इसमें जो है डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी रहेगा। एसएस चूंकि रेलवे पे स्टेशन पे होते हैं, स्टेशन अधीक्षक, ठीक है। डिप्टी एसपी रैंक का यानी कि पुलिस उपाधीक्षक रैंक का जो है व्यक्ति, उसका जो है विवेचना करेगा। तो एक पॉइंट ये याद रखिएगा, और एक पॉइंट ये 7 साल वाली कैद याद रखिएगा, और ये भी याद रख सकते हैं तो रखिए 7 ईयर के भीतर मृत्यु अगर होती है तब ये मामला लगता है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले जो है वीडियो में, तब तक धन्यवाद।